वेलकम एवरीवन टू दिस मंथ्स मंथली मार्केट आउटलुक। टुडे इज 28th ऑफ जून और आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छी खासी अपमूव दी है और निफ्टी 24,000 के ऊपर इस हफ्ते बंद हुआ है। सो नो बेटर टाइम देन टुडे टू नो अबाउट निफ्टी एंड मार्केट्स। सो बिफोर वी बिगिन लेट मी जस्ट show the standard disclaimer, research analyst disclaimer to you. Now let's begin with the global cues and outlook. So before I begin, I just want to ask you, guess who is he? Who is this man who is giving an autograph on the chest of this woman? So आपको अगर इस आदमी का नाम पता है तो आप चैट बॉक्स में Q&A बॉक्स में इसका नाम लिख लीजिए. Who is he? Interesting. Shiv Khera is the response that someone has given. I've got one right answer, but अब तक I think ज़्यादा लोगों ने लिखा नहीं है. Please, by the time we let others also join, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो तब तक आप सबके लिए क्विज है इसका आंसर. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इमेज है और इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं. बट बिफोर वी टॉक अबाउट इट, आई वांट एवरीवन टू लुक एट दिस इमेज एंड सेंड इन योर रिस्पॉन्सेज. अब तक मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिले. कुछ लोग लिख रहे हैं कि चैट इज़ डिसेबल्ड. आई थिंक Q&A बॉक्स में आप ये रिप्लाई कर सकते हो. सो इफ़ योर चैट इज़ नॉट enabled, आप Q&A बॉक्स ढूंढ करके उसमें आप रिप्लाई डाल सकते हो. Yes. Okay, I think a lot of people have given right answers. So let's wait for the suspense. We will reveal the suspense a bit later on. तो जिन लोगों को पता है, जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है, kudos to you. And for those who don't know who this man is and why he is signing his autograph on the chest of a woman, we'll wait for the answer. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट है जिससे हम अपनी मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल की शुरुआत करते हैं, विच इज हाउ इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट स्टॉक मार्केट्स. तो जनरली वी शो दिस टेम्पलेट और वी शो दिस चार्ट बिफोर आई बिगिन माई प्रेजेंटेशन. तो क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स, तो और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में यूएस का इंटरेस्ट रेट क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन से डायरेक्शन में स्टॉक मार्केट जाएगा. तो हाई इंटरेस्ट रेट्स इज बेसिकली affects two main people, which is one is consumers and another is business. तो अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होगी कंज्यूमर्स के लिए. इसकी वजह से वो स्पेंडिंग रिड्यूस करेंगे और दिस विल लीड टू रिडक्शन इन फ्यूचर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू फॉल इन स्टॉक प्राइजेस. और बिजनेसेस के लिए भी ये नेगेटिव है क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कंपनीज विल बी हाई एंड देन दे विल डिले देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट. उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से उनके जो फ्यूचर रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स है वो भी गिरते हैं और इसी वजह से स्टॉक प्राइजेस भी गिरते हैं. सो दिस इज हाउ इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली एंड इन US. और फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स आर एट 20-year हाई इन द US. तो इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से क्या होता है कि जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स है उनके लिए हाई यील्ड मिलती है. अगर उनको हाई यील्ड मिलती है कम रिस्क लेकर के तो वो प्रेफर करेंगे कि वो अपना कैपिटल को रिस्की असेट्स में ना डाले और सेफ असेट्स में डाले लाइक बॉन्ड्स. और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यील्ड्स भी कम होती है और इसकी वजह से वो ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल मूव्स फ्रॉम सेफर असेट्स टू लाइक बॉन्ड्स टू रिस्कियर असेट्स लाइक स्टॉक्स. तो ये हमारी एक टेम्पलेट है जिससे हम स्टडी करते हैं अपने मार्केट्स को. तो इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स ये दोनों साथ साथ में चलते हैं और बॉन्ड प्राइसेस इसके ठीक विपरीत चलते हैं. सो देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइजेस. ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स की। तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स में 4.335 का जो लेवल था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फेड यूएस फेड ने बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो गया था इन द ईयर 21-22, तो इससे लड़ने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए और वहाँ से 4.335 पे ये पीक आउट हुआ, फिर करेक्शन आया एंड अगेन इट पीक्ड अप अगेन टू 5.021 और यहाँ से फिर से ये नीचे आया एंड इट इज राइट नाउ एग्जैक्टली एट 4.335। तो how do interest rates affect our markets? So we have seen that generally in the last, especially in the last 1.5 year, जब इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड्स अगर बढ़ती है तो हमारे मार्केट्स करेक्ट होते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि हाई यील्ड्स नॉर्मली आर बैड फॉर कंज्यूमर्स, फॉर कॉरपोरेशंस, एंड अगर यील्ड ज़्यादा मिलेगी तो इन्वेस्टर्स भी रिस्क लेना कम पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें कम रिस्क लिए ही ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो इसीलिए हमने देखा था कि व्हेन द बॉन्ड यील्ड्स क्रॉस्ड 4.335 लेवल्स, हमारे मार्केट ने सितंबर 23 में, अक्टूबर 23 में टॉप आउट हुआ था और वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया था एंड वंस द यील्ड्स पीक्ड आउट, वहाँ से हमने देखा कि मार्केट्स में भी एक अच्छी खासी रैली भी शुरू हुई। हाउएवर लास्ट जो 2 महीने का पीरियड है यहाँ पे बहुत सारी ये जो कोरिलेशन ये थोड़ा सा ऑफ हो गया है एंड नाउ अगेन वी आर सीइंग के द यील्ड्स हैव करेक्टेड एंड आवर मार्केट्स हैव अगेन स्टार्टेड रैलिंग हायर। तो ये पिछले कुछ दिनों में जो कोरिलेशन थोड़ा सा खराब हो गया था उसका मेन रीजन वाज द वॉलेटिलिटी रिलेटेड टू इलेक्शंस इन इंडिया। हाउएवर अब जब हम देख रहे हैं कि यील्ड्स वापस से नीचे आ गए तो दिस इज नॉर्मली सीन एज अ गुड थिंग फॉर आवर मार्केट्स, बिकॉज एफआईज के लिए ये यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज है और जब उनको अगर यील्ड्स कम हो रही है तो दे विल प्रेफर टू टेक मोर रिस्क एंड नथिंग बेटर देन एन इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। तो अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी फेड के जो 2% वाला लेवल है उसके ऊपर ही चल रहा है। तो 3.3 इज द लेटेस्ट इन्फ्लेशन नंबर एंड 5.5 इज द लेटेस्ट और करंट यूएस इंटरेस्ट रेट्स। तो अभी भी इसमें 2.2 परसेंटेज का डिफरेंस है और यूएस फेड ने तो खैर कसम ही खा रखी है कि वी विल नॉट change in US interest rates till we see the inflation comfortably below 2% mark। तो interest rates अभी भी ऊपर के levels पे ही रहने वाले हैं, which is I have been talking about के high interest rates जो economy और consumers और markets सबके लिए negative है। बट फेड है और फेड इन्फ्लेशन के नंबर्स को कम देखे बगैर इंटरेस्ट रेट्स को मूव नहीं करेगा। सो इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट्स आर स्लोली लीडिंग टू स्लोइंग डाउन ऑफ यूएस इकॉनमी। तो जो 5% के करीब थी सितंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ वो कम हो गई और 3.4 के करीब आ गई और मोस्ट रीसेंट जो क्वार्टर खत्म हुआ जैन टू मार्च वाला उसमें 1.3% ग्रोथ रह गई है, विच इज़ लोएस्ट इन द लास्ट 2 years। अब हमने बहुत सारी बार मैंने चार्ट्स बताए हैं डीलिंक्वेंसीज को लेकर के। सो यूएस में ग्रोथ तो स्लो डाउन हो ही रही है और उसके साथ साथ जो लोन की डीलिंक्वेंसीज है विच इज नथिंग बट जो लोन पे डिफॉल्ट्स हो रहे, तो कंज्यूमर लोन बोल दीजिए या ऑटो लोन्स बोल दीजिए या क्रेडिट कार्ड लोन्स बोल दीजिए, इन सब पे डीलिंक्वेंसीज बढ़ रही है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट्स। तो मैंने ये पास्ट में बहुत सारे चार्ट्स आपको मैं लगातार बताता आ रहा हूँ और इस बार कुछ अलग एक चार्ट लेकर के आया हूँ जहाँ पे जो लोन डीलिंक्वेंसीज है वो बढ़ रही है और लोन डीलिंक्वेंसीज और जो वॉलेटिलिटी है यूएस मार्केट्स में आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड। तो जो ब्लैक लाइन वाला ये यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ यूएस और जो ब्लू लाइन या पर्पल लाइन यहाँ पे देख रहे हो वो दैट इज डीलिंक्वेंसी रेट। तो कंज्यूमर लोन्स की डीलिंक्वेंसीज जब बढ़ती है तब तक
वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स भी बढ़ता है। तो विक्स के बढ़ने का मतलब है कि मार्केट्स गिरते हैं। जनरली विक्स तभी बढ़ता है जब मार्केट्स गिरे हुए हैं। तो 2008 में हमने देखा था कि जो लोन की डिलिंक्वेंसीज है वो बढ़ी थी और उसी वक्त वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी साथ साथ में बढ़ा था। अगेन द सेम थिंग हैपेंड इन 2020 जब कोविड के वक्त वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई थी और उसके बाद डिलिंक्वेंसीज भी ऑलरेडी बढ़ रही थी। ये सेम चीज़ हमने 2000 में भी देखी। सो दिस इज लाइक सेम थिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन। हाउएवर इस बार कुछ अलग हो रहा है कि जो विक्स है वो कम हो रहा है और सामने डिलिंक्वेंसीज है वो बढ़ रही है। सो डिस्पाइट राइजिंग डिलिंक्वेंसीज द यूएस विक्स और जो यूएस मार्केट्स का वॉलेटिलिटी है वो ऑल टाइम लोज के करीब ही है, 4 साल के लोज पे है। जो कि सेम चीज़ हमने इंडिया में इलेक्शंस के पहले भी देखी थी कि विक्स हमारा 10 के नीचे चला गया था, विच वॉज अगेन एन ऑल टाइम लो के जैसा ही था। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि इंडियन मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, वैसे ही सेम चीज़ हम यूएस मार्केट्स में भी देखने वाले हैं कि वॉलेटिलिटी विल increase going forward from here, and one of the major reasons behind that is again interest rates. तो इंटरेस्ट रेट्स की जो हाइक्स है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में आते आते लगभग 18 से 24 महीने लग जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे पिंक लाइन जो ये है दैट इज यूएस इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन इसको मैंने आगे खींचा है फॉर 24 मंथ्स। तो ये हमने यूएस इंटरेस्ट रेट्स की लाइन को आगे खींच लिया और अब अगर आप देखें तो जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स और वॉलेटिलिटी ये दोनों साथ साथ में बढ़ते। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स का इम्पैक्ट इकोनॉमी में और मार्केट्स में आते आते लगभग 1.5 से 2 साल लग जाता है। तो इफ़ वी शिफ्ट द इंटरेस्ट रेट लाइन फॉरवर्ड बाय 24 मंथ्स देन वी सी कि इनमें भी एक अच्छा खासा कोरिलेशन बन जाता है कि 2008 में इंटरेस्ट रेट्स की ये जो लाइन और विक्स ये दोनों साथ साथ में बढ़े थे अगेन इन दिस पीरियड 2000 में 96 में। तो राइज इन इंटरेस्ट रेट्स कोइंसाइड विद राइज इन वॉलेटिलिटी विद अ लैग ऑफ 24 मंथ्स। तो ये हम देख रहे हैं कि जो विक्स है वो ऑल टाइम लोज के करीब ही है और यहाँ से अब जो इंटरेस्ट रेट जो हाइक की थी फेड ने उसका इम्पैक्ट भी बाजार में आता हुआ दिखेगा। तो यूएस मार्केट्स शुड ब्रेस फॉर हाई वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी बढ़ने का इंटरेस्ट रेट्स के अलावा एक मेजर रीजन है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो कि नवंबर में होने वाले 4 नवंबर को आई थिंक इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे और दिस coincides very well with the cycle which I have shown you over here। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है यूएस मार्केट्स के लिए और यूएस भी एक तरीके से कह सकते हैं कि इट इज़ राइप फॉर गुड इनफ करेक्शन सो टू से। तो अब ये करेक्शन या क्यों आएगा ये किसी को पता नहीं, बट इफ़ यू लुक एट दी मेजर इंडेक्सेस तो जैसे कि S&P 500 का यहाँ पे मैंने इंडेक्स का चार्ट प्लॉट किया, इट इज़ अ वीकली चार्ट। तो द S&P 500 हैज़ बीन मूविंग हायर। उसने जो 2022 की पीक थी और ये जो 24 की पीक है उसके ऊपर निकल गया है। However, जो मार्केट ब्रेथ है वो अभी भी पुअर है। सो द नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबाउ द 50-day मूविंग एवरेज, ये सिर्फ 47% स्टॉक्स अपनी 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो S&P 500 न्यू हाई पे न्यू हाई बना रहा है, लेकिन लेस देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ट्रेडिंग अबाउ इट्स 50-day मूविंग एवरेज। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। तो आगे अगर सपोज रैली बढ़ती है यहाँ से तो वी वुड लाइक टू सी के जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़े, और अगर पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ता और रैली कंटिन्यू करती है तो देन इट शोज के जो मार्केट ब्रेथ है वो काफ़ी वीक है और ये जनरली हेल्दी साइन नहीं रहती है किसी भी बुल मार्केट के लिए। नैस्डैक जो कि इंडेक्स है आईटी स्टॉक्स का वो भी बढ़ रहा है, उसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन जो मोमेंटम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो RSI विच इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर, ये मैंने मंथली चार्ट लिया है और मंथली RSI इज़ नॉट इन द प्रीवियस हाई क्रॉस कर दिया है नैस्डैक ने, लेकिन RSI ने प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया है, विच
शोज के इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है जितना पहली बार था. हाउएवर दिस डजंट मीन के यहीं से ये जो नैस्डैक है या मार्केट है ये घूम जाएगा और इट विल फॉल, बट इट शोज के स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है. अब इसका मेजर मैंने ये चार्ट पिछली बार भी बताया था कि जो मेजर रीज़न अगर बनेगा वो फॉल का, वो यही होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है. तो मेगा कैप स्टॉक्स जो जिनका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है वो वाले स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज अभी रख रहे हैं मार्केट्स में. एंड ये हमने देखा था कि 1929 में और 2008 में सिमिलर चीज़ हुई थी, जहाँ पे जो टॉप 10% ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैप स्टॉक्स है उनका जो वेटेज है वो बहुत बड़ा बन गया था, 75% के करीब आ गया था. एंड दैट इवेंचुअली लेड टू अ मैसिव फॉल. इसके अलावा जो टेक स्टॉक्स है वो कंपेयर टू कमोडिटीज़ आर ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई लेवल. तो रेशियो चार्ट्स के हिसाब से भी जो टेक स्टॉक्स है दे आर प्राइस्ड वेरी हाई कंपेयर टू द कमोडिटीज़ एज वेल एज द मनी सप्लाई. अब इन सब के बीच में जो मेजर एक कंपनी आती है वो है एनवीडिया. जो मैंने इमेज आपको ये कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले बताई थी वो थी जेनसन हुआंग की, जो कि एनवीडिया के फाउंडर और सीईओ है. एंड ही वॉज एट अ टेक कॉन्फ्रेंस इन फिलीपींस, और वहाँ पे एक उनकी फ़ैन थी जो कि आई और उनके पास उनको कहा कि मेरे ये टी शर्ट पे ऑटोग्राफ आपका दे दीजिए. This is what she had said. Adrenaline rush today. My wish fulfilled. I shook hands with AI Godfather, and he also signed my phone case and clothes, hoping for great fortune this year. तो यहाँ पे जो Nvidia कंपनी के सीईओ है उनको गॉडफादर बोला जा रहा है. एंड एक तरीके का ये मेनिया ही है, जो कि ही इज सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड ही इज नॉट अ रॉक स्टार, एंड स्टिल ही इज गेटिंग फैन फॉलोइंग ऑफ अ रॉक स्टार. सो ये दिस इज नथिंग बट एआई मेनिया. अब ये मेनिया है या कुछ और है ये हमें बाद में ही पता चलेगा, बट एक चीज जो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस पे कही थी वो थी कि एआई इज नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ टूल फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज. अब एनवीडिया क्या बनाती है? एनवीडिया बनाती है वेरी हाई डेफिनेशन वाले ग्राफिक कार्ड्स, जो कि पहले गेमर्स यूज करते थे, गेमिंग कंसोल्स में यूज होते थे, और अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, और उसके बाद अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनीज बनाती है या जो जिनके सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स आते हैं जैसे कि ओपन एआई या फिर माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो भी कंपनीज हैं वो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स और हार्डवेयर यूज करती है. सो द सीईओ ऑफ अ हार्डवेयर कंपनी इज सेइंग दैट देयर हार्डवेयर कैन solve world's biggest problems like climate change and major diseases. अब ये कितना सही होता है या कितना गलत होता है ये तो भविष्य ही बताएगा, but there are two things in front of you, whether AI is a mania or whether AI is actually a masiha, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू चूज विल डिसाइड के आगे का आपका खुद का जो पोर्टफोलियो है या फिर आपका खुद का जो विजन है मार्केट के को लेकर वो डिसाइड करेगा. So now putting things into perspective, let's see how big is Nvidia. So Reliance इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लगभग इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो लगभग $250 बिलियन के करीब है. और रिलायंस ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज आती है. देयर आर think dozens and if not hundreds companies are there in Reliance Industries का जो पूरा पोर्टफोलियो उसके अंदर. अब just to give you a perspective how big is Nvidia compared to India's largest company, तो एक Nvidia is equal to 13 times Reliance Industries. तो आपको
रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैप है उसको 13x करना पड़ेगा, तब जा करके एनवीडिया का मार्केट कैप बनेगा। सो एनवीडिया का मार्केट कैप राइट नाउ इज अबाउट 3.3 ट्रिलियन। पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप इज अबाउट $5 ट्रिलियन। तो वन एनवीडिया इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट मोर देन 65% ऑफ इंडियाज मार्केट कैप। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या एनवीडिया के फाइनेंशियल्स इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं। सो एनवीडिया का जो ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू है दैट इज अबाउट $42 बिलियन। नाउ कंपेयर दिस विद माइक्रोसॉफ्ट विच इज $86 बिलियन एंड एप्पल विच इज $100 बिलियन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन्स। तो प्रॉफिट मार्जिन्स में तो एनवीडिया काफ़ी ऊपर है इन दोनों से। एनवीडिया का प्रॉफिट मार्जिन 53% है, माइक्रोसॉफ्ट इज अबाउट 36% एंड एप्पल इज अबाउट 26%। हाउएवर अब ये प्रॉफिट मार्जिन्स तो कैसा है कि इफ यू आर इन अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री तो आपको कुछ समय के लिए बहुत अच्छे खासे मार्जिन्स मिलेंगे, लेकिन सूनर और लेटर सम और दी अदर कॉम्पिटिटर्स विल कैच अप एंड इवेंचुअली मार्जिन्स थोड़े घट जाते हैं। अब ये एनवीडिया के केस में होता है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। हाउएवर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एनवीडिया का प्राइस टू सेल्स रेशियो विच इज़ नथिंग बट ये जो $3.3 ट्रिलियन की हमने बात की, और ये जो रेवेन्यू है $42 बिलियन का, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो मिलेगा जो कि है 21 टाइम्स। अब माइक्रोसॉफ्ट इज ट्रेडिंग एट 11 टाइम्स, वेर एज एप्पल जो कि सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट कंपनीज है ये दोनों, ये एप्पल इज ट्रेडिंग एट 8 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। So now I leave it up to you whether Nvidia's financials are justifiable, Nvidia's valuations are justifiable compared to its financials. The charts are in front of you and you can take your own decision. बट आगे क्या होता है ये हमें इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। वेयर डज एनवीडिया गो अहेड and does it become the first company to hit the 4 trillion mark will be remain to be seen. So now let's talk about Indian markets and macros. अब इंडियन मार्केट्स में भी कुछ खास मैक्रोज में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है। द इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल एट 6.5% जो कि ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा हो गया, वहीं के वहीं है। इन्फ्लेशन इज स्टिल अबाव द RBI's कंफर्ट लेवल, और इसके अलावा जो यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट है वो भी स्टैग्नेंट है, वहीं का वहीं है। तो RBI विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू मेक द मूव। ऑल्दो RBI ने जब बढ़ाने का था इंटरेस्ट रेट तब RBI was the first one to make a move and RBI की इसी स्विफ्टनेस की वजह से इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स लिमिटेड रहे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े और तुरंत गिर भी गए। However, let's wait and watch what happens to our interest rates. If interest rates fall, then that would be a positive for our markets as well, and mainly for banking stocks as well. अब जो इंडिया की 10-year बॉन्ड यील्ड्स है वो भी लगभग फ्लैट ही है 7% के करीब। सो देयर इज नथिंग मच ओवर ईयर। हाउएवर जो वैल्यूएशंस है वो हमने जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तब बात की थी, तो तब वी वर एट वेरी कंफर्टेबल लेवल्स एंड वहाँ से हमने देखा है कि एक अच्छा खासा रिबाउंड भी आया निफ्टी के वैल्यूएशन में। इट हैव बिकम स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू वेयर दे वर ऑन 4th of June. However, it is still in a very decent mark, I would say, not very expensive, एवरेज के करीब ही है। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसमें वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक बढ़ गई है। सो हियर दे आर इनटू ओवर वैल्यूड टेरिटरी। अब हम बात करते हैं कि हमारे मार्केट्स के लिए क्या आगे आने वाला है। सो this is one standard chart which I show you. So just to give you a long term perspective, Sensex goes through a greed and fear cycle. तो Sensex में हर 8 साल में एक greed और fear cycle change होती है। So 1984 से लेकर के 1992 we were in a greed cycle where Sensex moved up by 1500%. 92 से लेकर 2000 we were in fear cycle, 20% का सिर्फ ग्रोथ मिला Sensex में। 2000 से 2008
271% का ग्रोथ मिला. 2008 से 2016 we got a growth of 48%, and from 2016 till 2024 we have seen a rally of 190%. और 2024 से लेके जो अप्रैल 2024 में ये साइकिल खत्म हुई और वहां से लेके अब तक वी हैव सीन अ रैली ऑफ 6.6%. सो अब इसे प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करते हैं. सो जो अप्रैल 2024 का जो क्लोजिंग वैल्यू है, जब तक मार्केट उसके ऊपर रहता है देयर इज नथिंग टू वरी. हाउएवर इफ लेट्स से वी फॉल बिलो 75,000 मार्क, तो देन यू नीड टू बी कॉशियस. और ये जो साइकिल की जैसे हमने देखा है कि फियर फेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती और स्टॉक्स जनरली और इंडेक्स भी जनरली नीचे जाता है. सो देन यू नीड टू मेक योर चेंजेस इन द स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. जब तक के लिए 75,000 होल्ड करता है तब तक वी आर फाइन. अब जो मीडियम टर्म रोड मैप है निफ्टी का, वो हमने बात की थी कि 12,500 का प्री कोविड टॉप था, उसके बाद गिरा था नीचे निफ्टी 7,500 पॉइंट्स तक आया था, तो 5,000 पॉइंट की फॉल आई. और उसके बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल हो गया, और वो भी 11-12 महीने में ही डबल हो गया था. तो 15,500 का एक लेवल था विच एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर अ फ्यू मंथ्स. और उसके बाद हम 3,000 पॉइंट्स की रेंज देख रहे हैं कि जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है. तो 12,500 से 15,500, 15,500 से 18,500, 18,500 से 21,500, और अब 21,500 से हम जा रहे हैं 24,500 की ओर. सो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 24,500 शुड बी द टारगेट दैट यू शुड हैव ऑन द निफ्टी. इसके अलावा अभी इलेक्शंस का फ्लेवर पूरा ही खत्म हो गया. हमने देखा था पिछले कुछ महीने में इलेक्शंस के अलावा और कुछ बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन इलेक्शंस हो जाने के बाद भी 6 महीने तक थोड़ा उसका इम्पैक्ट रहता है. व्हाट इज द न्यू गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज. तो हमने 1980 से ये डेटा देखा है कि ओनली 2 times इट हैज हैपेंड के 6 months आफ्टर द इलेक्शन मार्केट हैज एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट. तो ये दोनों ही जब कोलिशन गवर्नमेंट थी तब मार्केट्स और तब ज़्यादा चल नहीं रही थी, या जो स्ट्रॉन्ग जो सबसे बड़ा पार्टनर था उसके पास मेजॉरिटी काफ़ी कम थी. तब ये हमने देखा था कि निफ्टी में या सेंसेक्स में ये 18 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट देखी गई आफ्टर 6 months आफ्टर द इलेक्शंस. उसको गिन के भी अगर हम एवरेज निकाले तो 6 months लेटर आफ्टर द इलेक्शंस द एवरेज गेन इज 13%. और लास्ट जो 5 इलेक्शंस हुए उसमें हमने हर बार यही देखा है कि द सेंसेक्स मूव्स हायर. So this is one data point, and another interesting data point is this कि निफ्टी ने 2024 में जो कल का हाई था वो 24वां हाई था, and this is निफ्टी has scaled the high of 24,000 in the year 2024, and the number of highs that Nifty has marked in the year 2024 is 24. सो समथिंग इंटरेस्टिंग. और अब यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म रोड मैप की, तो निफ्टी में एक ये मेगाफोन पैटर्न या ब्रॉडनिंग पैटर्न जिसे कहते हैं वो बनाई है. और ये ब्रॉडनिंग पैटर्न का नॉर्मली जो टारगेट रहता है वो ये जो ब्रॉडनिंग पैटर्न का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम मेजर करें वही इक्विवेलेंट डिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद माना जाता है. However, मिनिमम अगर हम देखें तो 60% ऑफ दिस ब्रॉडनिंग पैटर्न, तो जो यहाँ पे मैंने बताई है उसका अगर 60% भी ले तो भी क्या लेवल बनता है. तो जो ये ब्रॉडनिंग पैटर्न का हाई लो का रेंज है वो हमने इलेक्शन के पहले वाले दिन का जो था 23,338 का हाई था और लो था 21,281 विच इज रेंज ऑफ 2,057 पॉइंट्स. इसको अगर हम ऐड करते हैं हाई से 23,338 में तो लेवल निकल के आता है 25,395, एंड 60% ऑफ दिस 2,057 पॉइंट्स उसका अगर लेवल निकाले तो 24,572 विच इज वेरी मच क्लोजर टू व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट. तो 24,500 इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म. अब अगर हम सीजनलिटी वाइज बात करें तो जुलाई इज द मोस्ट बुलिश मंथ फॉर द मार्केट्स. पिछले 10 साल में 9 साल जुलाई का मंथ पॉजिटिव रहा है मार्केट्स के लिए. 10 में से 9 बार जुलाई ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और जो एवरेज गेन्स है निफ्टी के
वो 3.3% है, विच इज़ द हाइएस्ट अमॉन्ग्स्ट ऑल द मंथ्स. तो जुलाई इज जनरली अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर द मार्केट्स. तो from a point to point basis, the month of July should probably do well considering all the other above factors. मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी 4 जून को, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी आई है. सो मार्केट ब्रेथ हैज़ इम्प्रूव्ड एंड वी हैव बाउंस बैक वेरी नाइसली फ्रॉम द ओवरसोल्ड टेरिटरी. अगर हम सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट इज प्लेस्ड एट 23,500 एंड 24,000. 24,000 पे कॉल और पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है. तो दिस लेवल विल एक्ट एज अ टग ऑफ वॉर. जो कहते हैं कि बुल्स और बेयर्स इस लेवल के आसपास काफ़ी रस्साकशी करने वाले हैं और ये लेवल बहुत जल्दी छूटने वाला नहीं है. सो हाउएवर द बायस इज स्टिल गोइंग टू बी पॉजिटिव. और अगर एक बार ये लेवल डिसाइसिवली निकल गया तो ऊपर की साइड पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है. सो 24,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई है. मैक्सिमम कॉल राइटिंग इज अराउंड 25,000 लेवल्स. तो 25,000 is going to act as a really strong resistance for the Nifty in the month of July. अब जैसे कि हमने पहले बात की और मैं काफ़ी टाइम से बात करता आया हूँ कि जो प्रॉब्लम अगर आएगी तो वो यूएस से ही आएगी. और जैसे कि हमने यूएस का पूरा सिनारियो देखा, यूएस के नैस्डैक और जो S&P 500 के चार्ट्स देखे और जिस तरीके से एक बबल टेरिटरी में जा रहा है. ऑलमोस्ट नैस्डैक इज इनटू अ बबल टेरिटरी एंड वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन दिस बबल इज एनवीडिया. सो लेट्स से ये किसी को भी पता नहीं है कब ये बबल फटेगा, वेदर इट इज अ बबल और नॉट, ये भी किसी को नहीं पता. बट इफ लेट्स से दिस इज एक्चुअली अ बबल एंड यू वांट टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम दिस बबल, देन हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर इट. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें हमारे मार्केट्स में देखनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सेफगार्ड कर सके और अपनी जो कैपिटल है उसे हाई रिस्क असेट्स से निकाल करके लो रिस्क और सेफ असेट्स में शिफ्ट कर सके. उसे देखने के लिए देर आर अ फ्यू थिंग्स और देर आर अ फ्यू चार्ट्स एंड डैशबोर्ड दैट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड आई कीप ऑन लुकिंग एट देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो उसमें सबसे पहला है ये सेंसेक्स का ईयरली चार्ट. तो 2024 इज़ अ लीप ईयर और लीप ईयर में हम जनरली देखते हैं कि वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है मार्केट्स में. सो फार सिर्फ 2012 वाज अ ईयर वेयर मार्केट्स ने नीचे से शुरुआत की और ऊपर ईयरली हाई पे बंद हुए, ये जो मैंने ब्लू में मार्क की है कैंडल. और सो फार our 2024 is turning out to be that way. However, इसमें एक बहुत बड़ा जो इलेक्शन दिन वाला फॉल है वो यहाँ पे कैप्चर नहीं हो रहा है. बट फ्रॉम अ ईयरली पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो वी आर स्टिल गुड. हाउएवर 2008 जो कि एक लीप ईयर था, यहाँ पे हमने बड़ी रेड कैंडल देखी. 2020 भी एक लीप ईयर था, यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट्स फेल इनिशियली एंड देन दे रिकवर्ड. ठीक उसी तरीके से 1992, 96, 2000 ये सारे साल में हमने देखा है कि ड्यूरिंग लीप ईयर देर इज जनरली बाउट्स ऑफ वॉलेटिलिटी एंड मार्केट सी डिसेंट करेक्शन. और हर 4 साल में बिजनेस साइकिल में एक अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो ऑलमोस्ट 2020 के बाद 4 साल हो गए हैं और एक टाइम के हिसाब से भी वी आर राइप. हाउएवर जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से देख के लगता नहीं है, लेकिन इफ एनीथिंग अनसर्टन हैपेंस या जिसके लिए हम तैयार नहीं है तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए. तो इसके अलावा क्या होता है, तो इंडिया विक्स विल क्रॉस लेवल ऑफ 30 जो कि हमने इलेक्शंस के दौरान देखा था कि 30 का लेवल क्रॉस हुआ था और फिर इट हैज़ स्लिप्ड लोअर. सो कोविड के वक्त हमने ये 30 का लेवल क्रॉस होता हुआ देखा. तो एज सुन एज यू सी के 30 का लेवल इंडिया विक्स पे क्रॉस हो रहा है तो दैट इज़ योर अलार्म बेल एंड दैट्स व्हेन यू हैव टू टेक योर डिसीजन टू switch from riskier assets to safer assets. लार्ज कैप्स जनरली आउट परफॉर्म करते हैं. तो जो सेंसेक्स टू स्मॉल कैप का रेशियो चार्ट है वो ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स के लो पे पहुंच गया, विच मीन्स के स्मॉल कैप्स आर आउट परफॉर्मिंग एंड सेंसेक्स स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग.
हाउएवर ये भी एक साइकिल के थ्रू जाते हैं, तो आइडियली इन ड्यूरिंग दिस पीरियड सेंसेक्स स्टॉक्स शुड डू वेल, लेकिन अब तक तो ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो लेट्स कीप एन आई ऑन इट। आईपीओ स्टॉक्स जनरली गिरते हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन अगर हम देखें तो आईपीओ के वक्त ही कंपनीज को मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस पे आईपीओ लेकर के आते हैं, तो आईपीओ जनरली गिरते हैं। सो हमने ये 2024 में 2 बार काफ़ी अच्छा खासा बड़ा करेक्शन देखा था, एंड स्टिल डिस्पाइट दैट आईपीओ स्टॉक्स हैव अगेन मूव्ड हायर। सो ये जो डिसरप्शंस है ये लगभग आते ही रहेंगे आईपीओ स्टॉक्स में, बिकॉज दे आर जनरली वेरी हाई प्राइस्ड और वैल्यूएशंस भी काफ़ी महंगी रहती है। तो जो नर्वस इन्वेस्टर है वो पहले ऐसे ही स्टॉक्स में बिकवाली करते हैं। फिर इसके बाद हम एसएमई स्टॉक्स में भी सेम चीज़ देखते हैं कि एसएमई स्टॉक्स विल ऑल्सो फॉल एंड देर विल बी अ मीन रिवर्जन। तो जनरली रियल्टी और कैपिटल गुड्स जो कि हाई बीटा सेक्टर माने जाते हैं, वो उसमें हम मीन रिवर्जन देखेंगे और उसमें दे विल नॉट बी एट द टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस चार्ट्स। तो 2023 में both these sectors were at the top, and in 2024 chances are that they may be in the bottom of the table. कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में भी हमने मंथली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स में 93 की ये आरएसआई वैल्यू आ गई है, जो कि लास्ट हमने 2008 के पीक्स पे देखी थी, उसके बाद हमने ये कभी नहीं देखा है। सो अगेन दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड। इसके अलावा एफएमसीजी जो कि डिफेंसिव स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म करते हैं जनरली जब भी मार्केट्स में कुछ मंदी आती है या बड़ा करेक्शन आता है या वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। सो दीज स्टॉक्स आर करंटली अंडर परफॉर्मिंग स्मॉल कैप्स विच आर हाई बीटा इन नेचर। गोल्ड जनरली आउट परफॉर्म करता है कंपेयर टू इक्विटीज। तो राइट नाउ गोल्ड का जो रेशियो चार्ट है इक्विटीज के साथ CNX 500 के साथ, वो ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स के लो पर ही चल रहा है। सो देयर इज अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड एज वेल एंड कंपेयर टू इक्विटीज, और गोल्ड इन जनरल भी एक अप ट्रेंड में है, तो गोल्ड शुड ऑल्सो डू वेल and eventually silver should also do well. So these are all the things that one should keep in mind when you are looking at the markets. और अगर if there is a correction जैसा कि हम expect कर रहे हैं कि US markets में आएगा, तो these are some of the things that will help you protect your wealth. तो आपको कहाँ नहीं रहना है और कहाँ रहना है, do's and don'ts, these are the things that one should keep in mind. सो यासीन शेख साहब ने एक सवाल पूछा है कि व्हाट मे बी द रीजन फॉर सच राइज इन द मार्केट्स एंड व्हाट लेवल इट कैन गो अप टू। तो जैसे कि हमने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट्स है और जो बॉन्ड यील्ड्स है वो करेक्ट हो गई, वो नीचे है, तो दिस इज जनरली फ्यूल फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल एज ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अगर आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको कम है और आपको जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स है उसमें रिटर्न्स कम मिल रहे, तो देन यू लुक फॉर हायर रिटर्न्स एंड हाई रिस्क। तो इक्विटीज से बेटर और कोई जगह नहीं है टू जनरेट हायर रिटर्न्स। तो इसीलिए वी हैव बीन सीइंग रैली इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडियन मार्केट्स। सो बैंकिंग सेक्टर इज सेट टू ग्रोथ। सो किसी भी इकोनॉमी में बैंक्स के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। सो बैंक्स में हमारा व्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी बुलिश है। आई थिंक PSUs में जो रैली आनी थी वो आ गई है, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल सी प्राइवेट बैंक्स टेक द लीड। और जो निफ्टी को अगर ऊपर लेके जाना है तो प्राइवेट बैंक्स ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल बी द वंस दैट शुड बी इन योर रडार। और जनरली हम देखते हैं कि जब कोalition गवर्नमेंट्स आती है तो बहुत सारी फ्रीबीज वगैरह दी जाती है। सो एंड दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो आई थिंक महाराष्ट्र, अभी आज ही की बात है कि महाराष्ट्र में आई थिंक लेडीज को आई थिंक 1500 रुपीज़ का कुछ मंथली अलाउंस मिलेगा, ऐसा एक न्यूज़ आया था। फिर 2 दिन पहले अ वेरी सीनियर लीडर इन द रूलिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेड के if banks
consider CIBIL score of farmers before giving loans, then there will be an FIR which will be filed against them. So ये जब coalition governments आती है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट साइड पे रह जाता है और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो पहले आता है. एंड फॉर गवर्नमेंट्स एंड फॉर पीपल इन द रूलिंग पार्टी, द banks or PSU banks or PSU companies are the soft target to get what they want, और अपना जो एजेंडा है उसको आगे करने में ये लगे रहते हैं. तो आई थिंक वी हैव सीन अ गुड इनफ रैली इन PSU बैंकिंग स्पेस एंड नंबर्स एवरीथिंग एक्सेट्रा आर गुड. तो यहाँ से अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की इन टर्म्स ऑफ ROA या जो NPAs है उसमें अभी स्कोप कमी है. तो यहाँ से जो अभी चार्ज लेंगे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगी. सो किसी ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि ग्रेट प्रेजेंटेशन, इट सीम्स वी मे लुक फॉर करेक्शन, व्हाट्स द टाइम फ्रेम, आई नो यू आर नॉट अ फॉर्चून टेलर. सो आप ही ने आपके सवाल में आपने जवाब दे दिया है कि वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग करेक्शन सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024, लेकिन ये करेक्शन आया भी तो कोई कुछ खास कर नहीं पाया क्योंकि इट वाज जस्ट एक दिन में वो सारा करेक्शन आ गया और अगले 3 दिन में मार्केट्स ने रैली भी कर दी. सो दिस इज़ व्हाट द मार्केट इज़. हम चाहे कितना भी अपने आप को स्मार्ट समझ ले, लेकिन मार्केट ऑलवेज आउटस्मार्ट्स एवरीवन. तो आई थिंक यू हैव द आंसर. आई एम नॉट अ फॉर्चून टेलर, और कोई भी नहीं है जो आपको कहेगा कि मैं आपको प्रिसाइसली टॉप कहाँ होगा या बॉटम कहाँ होगा ये बता दूंगा. तो आई थिंक आपको उससे दूर भागना चाहिए. सो we can only prepare. We may not have the best ability to predict everything precisely. So yeah, I think ये जो US में elections है तब तक शायद markets sustain कर जाए. This is again I am just throwing a guess because generally हम देखते हैं कि जो भी politicians है उनको उनका एक ही रूल कह दो या उनका एक ही इंटेंशन होता है कि they want to get re-elected, और re-elect होने के लिए उनके बस में जितना भी हो सके वो सारी कुछ चीज़ें करते हैं. तो किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर मार्केट्स में करेक्शन आएगा बहुत बड़ा, जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की वेल्थ वाइप आउट कर दे, तो ये अच्छा नहीं होगा. सो पॉलिटिशियंस विल डू वॉट एवर दे कैन इन देयर कंट्रोल टू कीप द मार्केट्स अफ्लोट एटलीस्ट टिल द इलेक्शंस. तो अभी US में बहुत बड़ा आगे इलेक्शन आने वाला है, UK में अभी जुलाई में इलेक्शन होने वाला है. तो 2 of the biggest economies in the world are going through elections. तो वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट्स में बहुत बड़ी मंदी आए या कुछ ऐसा काफ़ी अनसर्टन हो जाए. सो once the elections are over, then again सब अपनी जो promises है वो पूरे करने में लगेंगे, and that may not be the best thing for the markets. तो maybe after November we might see some correction. जुलाई निफ्टी विल बी बुलिश, ये रूपाली जी ने पूछा है. तो यस, मैंने बताया अपने प्रेजेंटेशन में कि पिछले 10 में से 9 जुलाई के महीने में मार्केट्स ने, निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, पॉजिटिव क्लोजिंग दिए, और एवरेज गेन्स इन सारे 10 महीनों का मिलाएंगे तो 3.3% है, विच इज़ द हाईएस्ट. और जुलाई में अगेन बजट भी अनाउंस होने वाला है. सो इस बार की बजट से उम्मीद कुछ ज़्यादा है कि विकसित भारत की तरफ जाने का हमारा जो रोड मैप है वो शायद उसकी कुछ झलकियाँ हमें मिले. सो इफ़ समथिंग रिलेटेड टू दैट इज़ अनाउंस्ड, एंड देन मे बी मार्केट्स कैन टेक इट इन अ वेरी गुड स्ट्राइड एंड वी कैन कंटिन्यू हायर. तेग बहादुर जी ने पूछा है व्हाट इज द व्यू ऑन टेलीकॉम सेक्टर. सो टेलीकॉम सेक्टर में गिन चुन के 2 या 2.5 कंपनी बची है. सो आई थिंक जस्ट बी विद द लीडर्स, अवॉइड द लैगार्ड्स. सो जो चलता घोड़ा है उसमें दाव लगाना चाहिए. टर्न अराउंड आई डोंट नो कि कंपनीज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. सो बेटर टू स्टिक विद लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, और स्पेशली इन एन इंडस्ट्री वेयर देर आर ओनली लिमिटेड प्लेयर्स. तो यहाँ पे तो आपको लीडर्स के साथ ही जाना चाहिए. सो राहुल जी ने पूछा है कि विच सेक्टर्स आर रिस्की एज ऑफ नाउ एज पर वैल्यूएशंस एंड विच आर नाउ ऑन लो वैल्यूएशंस. तो आई थिंक जो लो वैल्यूएशंस पे वो प्राइवेट बैंक्स है, वो FMCG है,
वो ये दो सेक्टर है जो कि यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिल रहा है. Whereas on the other hand, capital goods is a space where the valuations are not so comfortable. हमने मंथली RSI देखी BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स की, दैट द RSI मंथली RSI इज एट 93. सो ये भी काफ़ी हाई है. तो इन केस व्हेन देयर इज अ रिवर्सल, सो दीज आर द स्टॉक्स दैट विल फॉल द मोस्ट. तो इसीलिए जब तक मोमेंटम चल रहा है तब तक मे बी आपको सबसे ज़्यादा पैसा भी कैपिटल गुड्स या इंजीनियरिंग और ये जो थीम्स है वो ही देगी. लेकिन when the tide turns, I think these will be the stocks where you would also see a big correction. रूपाली जी पूछ रहे हैं कि विल यू बी शेयरिंग द स्लाइड्स. तो हम स्लाइड्स नहीं शेयर करेंगे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का ये जो पूरा हमारा डिस्कशन है उसका वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड ज़रूर करेंगे. तो दिस विल बी अपलोडेड समटाइम नेक्स्ट वीक, तो आप फिर इसे रेफर कर सकते हो. सो इज डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स स्टिल द डार्लिंग ऑफ द मार्केट्स पर्टिकुलरली इन द नेक्स्ट 6 months? आई थिंक इसका जवाब हमें बजट में मिल जाएगा. सो फार तो डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स हैव बीन डूइंग वेल, लेकिन बजट में कैसा एलोकेशन आता है और कुछ हद तक हम ये एक्सपेक्ट कर भी रहे कि बजट में थोड़ा कंजम्पशन फोकस होगा. बिकॉज जो इलेक्शन का मैंडेट आया है उसमें फ्रीबीज और जिन पार्टीज ने फ्रीबीज वगैरह अनाउंस की थी उनको कुछ ज़्यादा फायदा हुआ है. सो गोइंग फॉरवर्ड देर आर इलेक्शन इन फ्यू स्टेट्स, तो फ्रीबीज वाला फिर से ये आएगा. सो इफ देर आर फ्रीबीज अनाउंस, जो कि हमने महाराष्ट्र में होते देखा है, सो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स. तो इन स्टॉक्स पे फोकस आगे जाके बढ़ने वाला है, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स. और लेट्स से अगर जो कैपिटल आउटले बजट में अनाउंस होता है रेलवेज और डिफेंस वगैरह चीज़ों के लिए, इफ दैट रिमेन्स द सेम और इंक्रीजेस, तो आई थिंक ये सेक्टर्स में रैली शायद कंटिन्यू कर सकती है. बट अगर इसमें कुछ फॉल आता है तो आई थिंक दे विल नॉट स्टे द डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन बजट के लिए वेट करना चाहिए. दिनेश जी ने लिखा है सुपर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टाइम स्पेंड, थैंक यू. लॉन्ग टर्म चार्ट्स से मार्केट इज मूविंग हायर. इंडियन मार्केट और इकोनॉमी इज रोबस्ट. डू द फॉल वुड बी स्टिल स्टीप? सो इंडियन मार्केट्स आई थिंक पिछले 15-20 साल से, जब से मैं मार्केट देख रहा हूँ तब से कभी भी रिसेशन वाले फेज में नहीं आए. सो इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन नो मैटर व्हाट. सो इंडियन जो इकॉनमी है उसमें ग्रोथ तो कंटिन्यू रहेगी और वो आगे अगले 10-20 साल तक कंटिन्यू रहने वाली है. सो इफ द इकॉनमी इज ग्रोइंग देन द मार्केट विल आल्सो फॉलो. लेकिन बीच बीच में करेक्शंस आते रहेंगे. और अगर मान लीजिए कि ग्लोबल लेवल पे कुछ होता है, अगर इफ लेट्स से यूएस इकॉनमी एंटर्स इनटू अ रिसेशन, हमने देखा है कि यूएस जीडीपी ग्रोथ कंसिस्टेंटली 3 क्वार्टर से गिर रही है. सो लगभग 5 से 3.3 आई और 3.3 से 1.3 आ गई. सो इफ लेट्स से यूएस एंटर्स अ रिसेशन, तो यूएस इज अ कंज्यूमर ऑफ लॉट ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज. तो इससे कुछ सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा. तो इस वजह से जो यूएस में अगर कुछ होता है, इफ द यूएस कैचेस कोल्ड द एंटायर वर्ल्ड स्नीजेस, तो अगर यूएस में कुछ बड़ा होता है तो उससे हम इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी बच नहीं पाएंगे. एंड दैट विल बी अ वेरी स्विफ्ट एंड फास्ट करेक्शन. तो किसी को कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए भी चांस शायद नहीं मिले. अदरवाइज इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू डू वेरी वेल फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स. तो इवेंचुअली इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी कैचअप कर ही लेंगे. डॉक्टर रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि शुड सिल्वर ईटीएफ्स बी अ गुड बेट? सो हमने आई थिंक इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस इन आवर मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल, तो ये हमने आई थिंक जनवरी-फरवरी में हमने बात की थी गोल्ड और सिल्वर खरीदने की, टू ऐड सेफ्टी टू योर पोर्टफोलियो. एंड दैट पर्टिकुलर व्यू हैज़ डन रियली वेल. दोनों में ही हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में 15 से 20% की
रैली आ गई और their ETFs have also done well. So I think doing maybe SIPs or adding lump sum silver and gold bees to your portfolios will also be a good bet. अगर मान लीजिए जो भी हम सोच रहे हैं कि अगर करेक्शन आता है मार्केट में, तो गोल्ड एंड सिल्वर विल बी द वन विच विल प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो. एंड एज इट इज एक अच्छे असेट एलोकेशन में आपके पास गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए. तो these are any day a good bet. So you say blue chip MF is the best for now. Yes, I think जैसे कि हमने देखा कि सेंसेक्स टू स्मॉल कैप रेशियो चार्ट जो मैंने बताया था, उसमें सेंसेक्स स्टॉक्स आर राइट एट द बॉटम. तो दे हैव अंडर परफॉर्म कंपेयर टू स्मॉल कैप्स. तो large caps or blue chips are definitely, blue chips mutual funds are definitely good and safe bet for now. आशा यदवट जी पूछ रही है कि अब स्टॉक कौन से लेने चाहिए. सो आशा जी, इफ यू आर सैमको क्लाइंट, देन हम रिकमेंडेशंस भी पब्लिश करते हैं स्टॉक नोट ऐप, सैमको ट्रेडिंग ऐप पे. तो आप अगर ऐप के डैशबोर्ड पे अगर जैसे ही लॉगिन करते तो उसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिकमेंडेशंस एंड फीड्स करके एक सेक्शन दिखेगा. इफ़ यू गो देयर, देन वी हैव बीन शेयरिंग रिकमेंडेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस. हम हर महीने हमारी जो रिकमेंडेशंस होती है उसका परफॉर्मेंस रिव्यू भी भेजते हैं. सो आप ये संडे को आप देखेंगे कि आपके मेल बॉक्स में हमारी ओर से रिकमेंडेशंस का जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो भी आता हुआ दिखेगा. सो यू कैन फॉलो दीज रिकमेंडेशंस दैट वी हैव बीन गिविंग. सो इससे आपको इमीडिएट जो लाइव बेसिस पे जो भी हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं वो आप देख पाएंगी. और अगर आपको अभी हमारे जो लाइव कॉल्स है वो देखने हैं तो आप ये, जैसे कि मैंने बताया, सैमको ट्रेडिंग ऐप के डैशबोर्ड पे आपको रिकमेंडेशंस और फीड्स में मिल जाएगा ये. नईमेश गांधी जी पूछ रहे कि अभी कौन सा सेक्टर चलेगा ये मंथ में. सो जुलाई मंथ में FMCG इज ऑल्सो वेरी गुड सेक्टर टू लुक एट. सो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जुलाई मंथ इज वेरी गुड फॉर द FMCG इंडेक्स. तो जुलाई में मॉनसून्स आता है और जुलाई में since FMCG is a lot related to agriculture and monsoons, तो जनरली हम देखते हैं कि ये सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव रहता है. इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इस बार कंजम्पशन पे भी फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, टू बूस्ट कंजम्पशन एंड टू पुट मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द वोटर्स by any which ways or by any means. तो ये इसका सीधा सीधा फायदा FMCG स्टॉक्स को मिलेगा. तो you can keep these stocks in the radar. So is it worth investing a large sum of money now? ये विश्वानंद जी ने पूछा है. तो आई थिंक इसका एक बेस्ट रिप्लाई है जो कि मैं लगभग हर बार ये कहता हूँ कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज राइट नाउ. तो अगर हम करेक्शंस की या फॉल की राह देखेंगे तो राह ही देखते रह जाएंगे. सो बेस्ट इज टू स्टार्ट whenever you have money to invest, आप स्टार्ट कीजिए. आप अपना जो रिस्क एपेटाइट है, आपका जो असेट एलोकेशन है और करंट मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए. सो राइट नाउ देर आर अ फ्यू सेक्टर्स विच आर वेयर वैल्यूएशंस आर कंफर्टेबल, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गई या FMCG हो गए, और इन जनरल लार्ज कैप्स. तो दीज आर the pockets where you have safety and comfort. तो आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे डाल सकते हो और कम मात्रा में पैसा जो रिस्कियर असेट्स है वहाँ डालिए, and then slowly and steadily take it forward. Which indicator is best for FNO traders? I think the best indicator that you can get for FNO trades is open interest. तो मार्केट्स में ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, ये 5 मेन इंडिकेटर्स कह सकते हो या डेटा पॉइंट्स कह सकते हो, और जितने भी इंडिकेटर्स है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है. लेकिन FNO मार्केट में आपको एक और इंडिकेटर या एक और डेटा पॉइंट मिलता है, वो है ओपन इंटरेस्ट. तो ओपन इंटरेस्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हो और हमने ओपन इंटरेस्ट पे तो बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जो कि आपको सैमको की यूट्यूब चैनल पे दिख जाएंगे. सो यू कैन रिफर टू दीज वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सैमको.
to learn more about open interest. उमेश कुमार जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि सैमको ऐप इज अ वेरी गुड ऐप, रिक्वेस्ट टू काइंडली मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली टू लेमैन यूजर्स. सो थैंक यू उमेश कुमार जी. वी विल टेक दिस फीडबैक एंड मेक इट इवन मोर सिंपलर एंड यूजर फ्रेंडली. किसी ने पूछा है प्लीज रिकमेंड फंड्स टू अवॉइड. सो FMCG is a buy, blue chip is a buy. What about value funds? So I think value funds ये fund to fund differ करेगा. आपके पास कौन सा fund है ये मुझे नहीं पता. तो I don't know whether the fund that you have selected is a good one or not. But एक जनरल मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरत से, मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिला हूँ और उनसे बात की और सब में मैंने यही देखा है कि दे हैव अननेसेसरीली लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन देयर पोर्टफोलियो. आपको अच्छा रिटर्न्स कमाने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है. जितना आप फंड्स ऐड करते जाएंगे उतने आपके रिटर्न्स घटते जाएंगे. सो आई थिंक 2 से 3 फंड, वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स काफ़ी सही रहते हैं. और डाइवर्सिफाइड का मतलब ये नहीं कि आपने एक फंड किसी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी का लिया और दूसरा फंड किसी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी का लिया. आप जो कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो अलग होनी चाहिए. इफ लेट्स से बोथ दीज फंड्स आर फ्लेक्सी कैप फंड्स, देन चांसेस आर के दोनों ही लगभग एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे. या दोनों ही लेट्स से लार्ज कैप है तो लार्ज कैप का तो यूनिवर्स ही 100 स्टॉक्स का है. तो बाय इन्वेस्टिंग इन 2 डिफरेंट स्कीम्स ऑफ 2 डिफरेंट AMCs इन लार्ज कैप स्टॉक्स, आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा. आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आपको इधर मार्केट कैप बेसिस पे लेना चाहिए या फिर सेक्टर बेसिस पे लेना चाहिए या फिर स्ट्रैटेजी बेसिस पे लेना चाहिए. तो मान लीजिए कि अगर आपने एक वैल्यू स्ट्रैटेजी वाला फंड लिया है तो आप दूसरा फंड मोमेंटम स्ट्रैटेजी वाला लीजिए या इसको और अलग तरीके से कीजिए. हाउएवर इफ यू आर लेट्स से पुटिंग मनी इन वन मोमेंटम फंड एंड ऑल्सो अनदर ऑल्सो इज अ मोमेंटम फंड, तो दोनों ही लगभग सेम कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा. सो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस particular thing in your investments. प्लीज सेंड यूट्यूब लिंक. ये यूट्यूब लिंक आपको हमारी चैनल पे आ जाएगी. जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होगा वैसे आपको चैनल पे दिख जाएगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए. यूट्यूब लिंक हम अभी नहीं दे पाएंगे. I am a new user of Samco but do not know exactly how to trade in options in Samco. So I think आप हमारे जो कस्टमर सपोर्ट नंबर्स है उस पर आप कॉल कर दीजिए तो आपको हमारे जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स है ये आपको कॉल पे समझा देंगे कि कैसे आपको ऐप यूज़ करना है और उसमें आप ऑप्शंस कैसे ढूंढ सकते हो और कैसे आप ट्रेड कर सकते हो. ये आपको वो बता देंगे. तो ऑप्शंस ब्रो इज अ फीचर दैट वी हैव इन आवर ऐप जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज आपके व्यू के अकॉर्डिंगली बन के मिलेगी. सो यू कैन यूज दिस फीचर एज वेल इफ यू आर न्यू टू सैमको. सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आनंद रजाक जी का कि I am having a query that option trading, what should be a strategy and how should be the basis of selection, fundamental or technical analysis for letting people know who are having requirements. So I think इसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट करो ट्रेडिंग के लिए. तो आई थिंक यू कैन रिफ़र टू द वीडियोज़ दैट वी हैव पब्लिश्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो हम एक शो भी करते हैं द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ द लाल स्ट्रीट जहाँ पे आई इनवाइट गेस्ट्स एंड मार्केट एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डे इन एंड डे आउट. तो हम उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं. यू कैन रिफ़र टू ऑल दीज वीडियोज़ वेयर यू विल गेट टू लर्न various strategies not only in options but in trading and investing as well. दिनेश जी लिख रहे हैं I traded in options bro with my mobile app, good returns 40% this week, so congratulations. So I think most of the questions के answers मैंने दे दिए. I think there are not many questions remaining now, so I think we will end this monthly market updates here.
Thanks a lot for joining this month's monthly market outlook कॉल। और इसी तरीके से अगले महीने भी हम दोबारा मिलेंगे टू डिस्कस व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द जर्नी ऑफ मार्केट्स। सो ये जब भी वीडियो पब्लिश हो तो आप यूट्यूब पे इसे दोबारा ज़रूर देख पाएंगे और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.